नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 16 सितंबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्ज़ाम थी। तीनों पालियों की एग्ज़ाम समाप्त हो चुकी है। तीनों पाली की एग्ज़ाम में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को एक ही साथ एक ही वीडियो में लेकर आए हैं। यहाँ पर आप करीब 100 से ज़्यादा प्रश्नों को देखेंगे और विथ एक्स्ट्रा फैक्ट 500 से अधिक प्रश्नों को देखेंगे, जो आने वाले शिफ्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। और जैसा कि आज तक आपने देखा है, जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताया हूँ वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी आते हैं और आगे भी आएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं बिना टाइम गवाए। मैं थोड़ा फास्ट चलूँगा। एक प्रश्न यहाँ पे आया था कि जैन धर्म के और किस शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। ये कंबाइंड है तीनों शिफ्ट का, तो सीट उल्टा पुल्टा हो सकता है, ठीक है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ये ऋषभ वेद है ना। अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो भगवान महावीर हैं। अगर आपको जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक पूछे तो भगवान महावीर ही टिक कीजिएगा, क्योंकि इन्हीं के काल में जो है जैन धर्म ज़्यादा फैला था। सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन, ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, ठीक है। इसके बाद में भगवान महावीर ने प्राकृत भाषा में जो है उपदेश दिए थे और भगवान बुद्ध जो है ये पाली भाषा में उपदेश दिए थे। जैन धर्म के प्रथम प्रमुख त्यौहार जो है ये पर्युषण होता है। अनेकांतवाद और स्यादवाद ये जैन धर्म से संबंधित टर्म हैं जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक प्रश्न, ये एक और एक्स्ट्रा फैक्ट है, दिलवारा का जो जैन मंदिर है ये माउंट आबू राजस्थान में है। पालीताना जैन मंदिर भावनगर गुजरात में है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक प्राप्त किया था। तो जर्मनी को हराया था, जैसा कि आप जानते हैं 4-5 से हराया था जर्मनी को और कांस्य पदक जो है प्राप्त किया था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो भारत ने 7 पदक प्राप्त किए, इसमें से 1 स्वर्ण है, 2 रजत है और 4 कांस्य है। स्वर्ण जो है ये नीरज चोपड़ा के द्वारा, 2 रजत में से 1 रजत मीराबाई चानू जो वेट लिफ्टर है और रवि दहिया। तो टोक्यो ओलंपिक में प्रथम पदक जो है मीराबाई चानू ने ही प्राप्त किया था, रजत पदक, ठीक है। इसके बाद ओलंपिक की शुरुआत जो है 1896 में एथेंस से होती है। भारत भाग लेना स्टार्ट करता है 1900 के पेरिस ओलंपिक से, ठीक है। इसके बाद एक प्रश्न पूछा गया था कि तमिलनाडु का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो ये चेन्नई है। एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनल ये भी चेन्नई में स्थित है और चारों महानगरों में एक महानगर चेन्नई भी है, जिसका प्राचीन नाम मद्रास था। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 जो है आपका एल्केन का सामान्य सूत्र है। गंगा नदी की बेसिन कितने राज्यों को टच करती है, तो गंगा नदी की बेसिन जो है 5 राज्यों को टच करती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की प्रथम सहायक नदी जरूर याद रखना है, बार बार बताता हूँ, रामगंगा कभी भी छपेगा। और लास्ट सहायक नदी भारत के अंदर जो है महानंदा है, ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, पद्मा बन जाती है और ये जो है अपना क्या बोलते हैं बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो 19 दिसंबर को मनाया जाता है। 19 दिसंबर को गोवा के साथ साथ दमन एवं दीव में भी मुक्ति दिवस मनाया जाता है। इसके बाद गोवा का राजकीय भाषा क्या है, कोंकणी है। गोवा के जो क्षेत्रफल के हिसाब से जो भारतीय राज्य में क्रमांक है, ये सबसे लास्ट है, सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से। गोवा जो है कोंकण तट के किनारे स्थित है, जो पश्चिमी जो घाट है उसके किनारे है। इसके बाद साओ जोजाओ, आम्र फेस्टिवल, सिमगो, ये सब गोवा का प्रमुख त्यौहार है। फेनी उत्पाद जो है ये गोवा में ही होता है, जो लोग पेय पदार्थ के रूप में यूज करते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है और राज्यपाल जो है पिल्लई है। तो इतनी बात आपको गोवा से याद रखना है। इसके बाद भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य ये भी गोवा में है, ये बात भी ध्यान रखना है। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से नहीं गुजरती है, पूछा गया था। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये आपका है मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा। तो आपसे ये जो है 8 राज्य, इसके अलावा जो राज्य होगा वो आपका राइट आंसर हो गया होगा। जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होते हैं उसे कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश होते हैं साउथ, उसे जो है मकर रेखा कहते हैं। भारत से कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। 180 डिग्री देशांतर को जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है और इसके पूर्व की तरफ जाते हैं तो टाइम जो है बढ़ती है। जैसे भारत जो है साढ़े 5 घंटा ग्रीनविच से आगे चलते हैं ना इंग्लैंड से, तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे है। 0 डिग्री देशांतर को प्राइम मेरिडियन रेखा कहते हैं, ये ग्रीनविच से होकर गुजरती है 0 डिग्री रेखा, जिसे प्राइम मेरिडियन मुख्य माध्यायन रेखा कहते हैं, जो आपका ब्रिटेन में है, ग्रीनविच में है। एक प्रश्न आया था, मेंडेलीव अपने आवर्त सारणी को जर्मन पत्रिका में कब प्रकाशित करवाया था, रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। 1872 में मेंडेलीव जो पुराने आवर्त सारणी के पिता हैं, ये अपनी पत्रिका मतलब जर्मन पत्रिका में जो है एडवर्टाइजमेंट करवाए थे, इसको छपवाए थे 1872 में। 7वें आवर्त में कुल कितने ज्ञात तत्व हैं, तो 32 है, लेकिन 28 को ही मान्यता प्राप्त है, लेकिन ऑप्शन में 32 ही दिया गया था, तो 32 है। कुछ बच्चे ने कॉमेंट किया है तो मैं ऑप्शन के हिसाब से बताया था। वैसे भी 32 है, आप गिन लीजिए, भले मान्यता नहीं हो, लेकिन जो जनरल कंपटीशन यहाँ IAS लेवल वगैरह में आप पूछते हैं तो फिर वहाँ पे अलग बात हो जाती है कि मान्यता वाली बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे होने की बात है तो 32 है। 6ठे आवर्त में भी 32 है। 7वें आवर्त के जो
जो 14 तत्व हैं उसे जो कहा जाता है एक्टिनाइड तत्व, जो 90 से 103 तक का है। उसके बाद छठे आवर्त के जो है 58 से 71 तक के तत्वों को जो है लेंथेनाइड तत्व कहा जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग और 7 आवर्त है। अम्ल से संबंधित एक प्रश्न आया था, प्रश्न नहीं मिला था। वंदे भारत एक्सप्रेस से संबंधित एक प्रश्न आया था कि टोटल कितने रूट को कवर करेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न आए थे, तो इसका आंसर मुझे अभी पता नहीं है। हमारे ख्याल से ये 4000 किलोमीटर के रूट को कवर करेंगे और 400 वंदे भारत एक्सप्रेस चलाए जाने की बात कही गई है। ये भारत की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है ना। इसे ट्रेन 18 भी कहा जाता है, जो बिना इंजन वाला ट्रेन है। एक प्रश्न आया था उत्तल दर्पण में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब की दूरी 50 सेंटीमीटर। तो आपका जो है प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा, मतलब वस्तु की दूरी 50 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा, इस प्रकार का प्रश्न आया था। तो आप जानते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। उत्तल दर्पण में क्या प्रॉपर्टीज है साइन का, आपको जो है फोकस दूरी पॉजिटिव लेना है, वस्तु की दूरी नेगेटिव लेना है, प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव लेना है। इससे आप सॉल्व करके मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, ये वस्तु की दूरी है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, चलते हैं आगे। इससे पहले मैंने अलग जो वीडियो बनाया उसमें बता ही दिया हूँ, तो यहाँ पे टाइम जो है किल होगा। एक प्रश्न पूछा गया था कि लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो अगर 10 सेंटीमीटर लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो क्षमता क्या होगी, तो पावर बराबर 1/f मीटर डायोप्टर होता है। तो इसका जो है 10 डायोप्टर आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10/100, तो 1/10 हो जाएगा, उलट जाएगा तो 10 हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि परिपथ में 5-5 ओम के 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी है, तो धारा। अब यहाँ पे धारा पूछा जा रहा था, है ना। तो 5-5 ओम के समतुल्य प्रतिरोध कितने हो गए, श्रेणी क्रम में है तो 5-5 पर 10, तो आपका आर का वैल्यू आ गया 10 और आई का वैल्यू कितना दे रखा है, आई का वैल्यू निकालना है। और आपका वोल्ट का वैल्यू कितना है 12, तो V बराबर क्या होता है IR होता है। तो वोल्टता कितना है 12, I का मान पता नहीं और रेसिस्टेंस मालूम है 10, तो ये 1.2 हो जाएगा आपका क्या I 1.2 एम्पियर धारा फ्लो होगी। एक प्रश्न आया था कि जो बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम 2022 में हुआ उसमें प्रथम स्वर्ण पदक किसने प्राप्त किया, तो मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में जो है प्रथम स्वर्ण पदक प्राप्त किए। बर्मिंघम ओलंपिक में भारत ने कुल जो है आपका 61 पदक प्राप्त किए, जिसमें 22 गोल्ड, 16 रजत और 23 कांस्य हैं। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में प्रथम पदक की बात होगा खाली, तो मीराबाई चानू ने ही रजत पदक प्राप्त किया था और एक ही मात्र स्वर्ण पदक जो है नीरज चोपड़ा प्राप्त किए थे टोक्यो ओलंपिक 2020 में। राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत 1930 में होता है, कहाँ होता है, कनाडा के हैमिल्टन से। भारत में राष्ट्रमंडल खेल कब हुई थी, 2010 में दिल्ली में हुई थी। एक प्रश्न पूछा गया था कि चूने के पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिलाते हैं तो क्या होता है, तो जल का रंग जो है दूधिया हो जाएगा। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। कैल्शियम कार्बोनेट जिसे धोवन सोडा कहते हैं। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, उसे तो सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को जो है धोवन सोडा नहीं कहते हैं। धोवन सोडा का यहाँ आगे है, यही देख के बता। धोवन सोडा जो है इसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। इनका सूत्र जो होता है Na2CO3 होता है। ठीक है, खाने वाले सोडा को जो है सोडियम बाई कार्बोनेट कहते हैं, NaHCO3 होता है इसका सूत्र। इसके बाद कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, NaOH होता है इसका सूत्र। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, MgOH होता है इसका सूत्र। तो आपको सूत्र भी आना चाहिए, साथ ही साथ उपयोग भी पता होना चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, CaSO4 हाफ H2O होता है। ठीक है, ये पूछा गया था 3rd शिफ्ट में, अभी आपको पता चल जाएगा। तो एनालिसिस का कितना फायदा होने वाला है। राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है, कितने दिन बताए होंगे, कमेंट ईमानदारी से करके बता दीजिएगा। तो अनुच्छेद 161 में जो राज्यपाल की क्षमादान है, वहीं राष्ट्रपति की क्षमादान जो है अनुच्छेद 72 में है। अब राज्यपाल की क्षमादान और राष्ट्रपति के क्षमादान में क्या फर्क है, तो राज्यपाल जो है क्षमा को मतलब सजा को कम करवा सकता है, डिले करवा सकता है, लेकिन पूर्णतः माफ नहीं कर सकता। लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो पूर्णतः भी माफ कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति का जो और एडिशनल आर्टिकल है, जैसे 1, 2, 3, इसके अलावा जो है आपका जो है अध्यादेश जारी करते हैं। आर्टिकल 85 लोकसभा को समय से पूर्व भंग करना, है ना, तो ये सब राष्ट्रपति के हित में है, मतलब के अंडर में है। अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा और राज्य के कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है वैसे राज्य में राज्यपाल होता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक बोली जाने वाली 3rd नंबर की लैंग्वेज कौन सा है, तो मराठी है। कितनी बार रिपीट करेंगे पता नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहला भाषा कौन सा हो जाएगा आपका, जो सबसे अधिक बोला जाता है, तो हिंदी। दूसरा स्थान किसका है, बांग्ला का। तीसरा मराठी का, चौथा तेलुगु का। पहले तेलुगु हुआ करता था, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार तेलुगु को जो है खसका दिया है और मराठी जो है तीसरा स्थान ग्रहण कर लिया है। भारत में शास्त्रीय भाषा कितने हैं, 6 है। कौन कौन से है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, तमिल है, संस्कृत है, ओडिसी है। अब ये कहाँ का है ये भी पता होना चाहिए। तमिल तमिलनाडु का, तेलुगु आंध्र प्रदेश तेलंगाना का, कन्नड़ जो है कर्नाटक का, मलयालम केरल का, संस्कृत जो है भारत की प्राचीन भाषा है, ओडिसी ओडिशा का है। सबसे लास्ट में ओडिसी को दर्जा दिया गया था 2014 में, तमिल को दिया गया था 2004 में। ये सब बात याद रखना है। राष्ट्रीय भाषा आयोग के मुख्यालय कहाँ है, मैसूर कर्नाटक में है। अनुच्छेद 343 में क्या कहा गया है कि राज्य का यानी संघ का जो है, हमारे देश का जो है राजभाषा हिंदी होगी और लिपि कौन सी होगी, तो देवनागरी होगी। हिंदी भाषा जो है किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी में। उर्दू भाषा खरोष्टी लिपि में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, इतना फास्ट चलने का एक ही कारण होता है
कि मुझे बताना बहुत कुछ होता है। अगर मैं धीरे धीरे पढ़ाऊँ तो आपको पता है कम से कम 1 घंटे तो लग जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि आपका ज़्यादा समय किल हो, है ना। और ये जो मैं 1-2 बात कर ले रहा हूँ वो भी मुझे लगता रहता है कि भारी मतलब कुछ गलत कर रहा हूँ, इसलिए मैं बिना बात किए चलता रहता हूँ, ठीक है। भाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजे खरे थे, ठीक है। उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। और राज्य पुनर्गठन आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश। तो आपको ये बात सब ध्यान रखना है। फिर आंध्र प्रदेश जो है तेलंगाना अलग हो गया था, ठीक है। इसके बाद एक फुल फॉर्म आया था यूनेप का, कि यूएनएपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम होता है। इसकी शुरुआत 1972 में होती है। अब यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को होती है। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। इसके जो एक अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। तो ये बात याद रखना है। एक प्रश्न आया था कि अवतल दर्पण में किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखी जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? तो वक्रता केंद्र पे ही बनती है। अभी मैंने इसका कुछ आपको बता दिया था कि कहाँ कहाँ रखेंगे तो क्या बनेगा। ये मान लीजिए पोल है, ये फोकस दूरी है, ये आपका वक्रता केंद्र है, ये आपका अनंत है। अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब जो है आपका इधर बन जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार जितना इधर खसकेंगे, इधर 2 नंबर पर रखेंगे केंद्र, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, तो यहाँ पे फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। केंद्र पे रखें वक्रता केंद्र पे तो वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। फिर यहाँ रखेंगे तो ये इधर एक और खसकेगा, केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। तो इस प्रकार का जब लास्ट में फोकस दूरी और पोल के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब काल्पनिक बन जाती है, जो इस साइड बनती है। तो ये सब अवतल दर्पण के गुण हैं। आपको एक दिन अच्छे से सीख लेना चाहिए, क्योंकि 2-3 नंबर एग्जामिनर आपको फ्री में दे रहा है। इनमें से सबसे अधिक विचलन किसकी होगी? एंगस्ट्रॉम में दिया गया था 4500 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम। तो जिसके कम होंगे उसकी विचलन ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रकाश की जब वर्ण विक्षेपण होती है तो 7 रंगों में बढ़ती है। रेड सबसे नीचे, वॉयलेट सबसे नीचा। मैंने सब दिन बताया है। तरंग दैर्घ्य और प्रकीर्णन, विचलन और क्या बोलते हैं उसको, अपवर्तनांक, इन तीनों में जो है आपका व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा तो ये सब जो है कम होगा, और ये सब ज़्यादा होगा तो तरंग दैर्घ्य कम होगा। तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, इसलिए इसका विचलन कहिए, प्रकीर्णन कहिए, सबसे कम होता है। बैगनी का सबसे अधिक होता है। इसके बाद एक प्रश्न आया था, गुरु शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये केरल के कोच्चि में है, ठीक है। अगर गुरु शंकराचार्य खाली विश्वविद्यालय पूछा गया होता तो आपका भिलाई में हो जाता, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? वर्धा में है। बीएचयू कहाँ है? बनारस में है, बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी। मदन मोहन मालवीय, याद होगा आपको। इनमें से सबसे अधिक ठंडा प्रदेश कौन सा? ऑप्शन दिया गया था शिमला, द्रास, ऊटी। तो द्रास को मार के आना था, ये जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद एक प्रश्न आया था, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वनों के संरक्षण से। वनों के कटाई पे जो है पेड़ से लोग लिपट गए, इसीलिए इसका नाम चिपको आंदोलन हो गया। इसके जो अग्रणी महिला थी इसका नाम गौरा देवी, और पुरुष जो था सुंदरलाल बहुगुणा थे। अमृता देवी बिश्नोई इसी प्रकार के राजस्थान में किया था, जहाँ खेजड़ी के वृक्ष जो है काटने पर रोक लगाया गया था। और अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार जो है 2013 से केंद्र सरकार भी देती है वन्य जीव संरक्षण के हेतु। इसके बाद एमपी सरकार भी देती है और राजस्थान सरकार भी इस प्रकार के पुरस्कार देती है, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। एक प्रश्न आया था, हाँ एक प्रश्न और आता है एग्जाम में कि बिश्नोई समाज कहाँ से है? तो राजस्थान से है, ठीक है। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो 7, 1+6 थे, एगो अध्यक्ष, 6 और सदस्य। संविधान सभा का प्रथम बैठक कब होता है? 9 दिसंबर 1946 को, और स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा जी को। इसके बाद 2 ही दिन के बाद फिर से बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसके बाद इसके 2 दिन के बाद 9, 11, 13 एकदम याद रखने के लिए काफी अच्छा है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया जाता है संविधान सभा के अंदर। इसके बाद संविधान बनके कब तैयार होता है? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 को। तब से लेकर आज तक जो है हम गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं। एक प्रश्न आया था कि 5 और 10 ओम के 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, विद्युत धारा 2 एम्पीयर है, तो शक्ति कितनी होगा? अब मैं बताया हूँ P बराबर VI है, इसमें रख देना है, क्योंकि ये ओम के नियम पे डायरेक्ट नहीं है। तो आपको समतुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा, तो 15 ओम हो जाएगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में है ना, प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, ठीक है। उसके बाद आई का मान कितना है आपका? 2 एम्पीयर, ठीक है। तो आप वोल्ट निकाल लेंगे यहाँ से, तो V बराबर क्या होता है? RI होता है। तो मैं यहाँ पे सीधे सीधे RI रख दूँ, यहाँ पे रख देता हूँ RI। R और I का तो मान मुझे पता है, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ P बराबर R का मान V का मान कितना निकलेगा? RI, तो 15 गुने 2 निकलेगा, और I का मान फिर से अलग से रखना पड़ेगा, तो 2। तो 2 दूना 4, 15 चौका 60 वाट जो है आपका पावर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था, रामानुजन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो ये नीना गुप्ता को दिया गया, प्रोफेसर है, बंगाल के हैं। इसके अलावा आप ये नहीं समझिएगा कि नीना गुप्ता जो पंचायत सीरीज में है वो नहीं है, वो नहीं, इसको नहीं मिला है। एक प्रश्न आया था, गुरु पर्व किसके सम्मान में मनाया जाता है? गुरु नानक। गुरु नानक जो है ये सिख धर्म के संस्थापक हैं, लेकिन सिख धर्म के जो अंतिम गुरु हुए 10वें, ये गुरु गोविंद सिंह हुए, जो खालसा पंथ की स्थापना भी किया था। और अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाता है तो गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह के जो मतलब संतान हैं, उन्हीं की हत्या के पे जो है 26 दिसंबर को, मतलब इन्हीं के जन्मदिन पे, माफ कीजिएगा, क्या बोलते हैं, बालवीर दिवस मनाने की बात कही गई है इसी बार से। अब पराक्रम दिवस आ ही गया, तो पराक्रम दिवस जो है आपको मनाया जाता है जनवरी में, सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के अवसर पे। 5 और 10 ओम के 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, विद्युत धारा 2 एम्पीयर है, तो शक्ति कितनी होगी? ये क्वेश्चन तो अभी हो गया है। चलते हैं आगे।
अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि वंदना कटारिया किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है वंदना कटारिया। एक प्रश्न आया था वोकल फॉर लोकल योजना 2022 का संबंध किससे है? आप जानते हैं कोविड-19 के चलते बहुत सारे जो हमारा कुटीर उद्योग है वो ठप हो गया था, है ना, और लोग जो है बहुत सारे जो है विदेशी मेड सामान पे जो है आपका जो है आश्रित होने लगे हैं, जैसे चाइना वगैरह पे। तो प्रधानमंत्री के द्वारा ये योजना चलाया गया कि जो गृह उद्योग मतलब घर के जो उत्पाद हैं, जो इंडिया के उत्पाद हैं, उसको जो है खरीद पे जो है जोर दिया जाएगा। तो इस प्रकार का वोकल फॉर क्या था, वोकल फॉर लोकल योजना। ठीक है। एक प्रश्न आया था कि शिक्षा का अधिकार संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो 21 के ए में है, संविधानिक संशोधन 86वां द्वारा गया 2002 में। इसके अनुसार जो 8वीं क्लास तक के जो 6 से 14 तक के बच्चे हैं उसे निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। और मिड डे मील में भी सेम फंडा है भैया कि 6 से जो है 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है निःशुल्क खाना दिया जाएगा। भारतीय संविधान के 8वें अनुच्छेद में कुल कितनी भाषाएं? तो 22 गो है। अभी शास्त्रीय भाषा को हमने देख ही लिया था जो 6 गो है। ठीक है, तो यही फिर से आया है, तो टकराते बहुत है क्वेश्चन, है ना। आप लोगों को इत्मीनान के साथ एग्जाम देना है। मान लीजिए कि आप जो है 40 जीके में से 30 कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैथ रीजनिंग संभाल लीजिए। तो भैया 2-3 टॉपिक तो आप मजबूत कर ही लीजिए जो एकदम आउट है, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट आउट है ना, ग्राम पंचायत आउट है, मौलिक कर्तव्य आउट है, प्रेडिक्टेबल आउट है, भाषा आउट है। तो ये सब तो आपको फ्री में नंबर दे रहे हैं। दर्पण के सूत्र आउट है, लेंस के सूत्र आउट है, ओम का नियम आउट है। अब क्या चाहिए आपको? कौन सा अनुच्छेद संविधान के त्रिस्तरीय पंचायत से लागू कराता है? तो 243 के बी। अब यहाँ पे मैंने विश्लेषण इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि पहले ही आप देख चुके हैं कि मैं लिख चुका हूँ, क्योंकि सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था और वो सब जो है फर्स्ट शिफ्ट में था। सबसे प्राचीन तथा सबसे प्रमाणिक वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में 1028 सूक्त और 10 मंडल है। गायत्री मंत्र यहीं से लिया गया है। साथ ही साथ ऋग्वेद को जो अध्ययन करते हैं उसे होत्र कहा जाता है। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। गाय शब्द को जो है अघन्या कहा गया है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ जाता है। भारत और चीन के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? तो ये नाथुला दर्रा स्थित है, जो सिक्किम में स्थित है, नाथुला दर्रा। इसके बाद रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसका नाम बदलकर अब अटल दर्रा कर दिया गया है, इसीलिए मैं यहाँ पे रख लिया हूँ। नीलिमा आप उत्तराखंड के सभी दर्रा को याद कर सकते हैं। नी से जो है नीति दर्रा हो जाएगा, है ना। ली से आपका लिपु लेखा हो जाएगा और माँ से माना दर्रा हो जाएगा। ये तीनों उत्तराखंड में है। पाल घाट, थाल घाट और भोर घाट ये भी दर्रा है जो महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। तो पाल घाट जो है आपका ये पाल घाट, थाल घाट और भोर घाट। तो भोर घाट जो है आपके नासिक को जोड़ता है महाराष्ट्र से। इसके बाद जो थाल घाट है ये जो है नासिक पुणे माफ़ कीजिएगा, भोर घाट जो है ये पूना को जोड़ता है। भोर घाट जो है ये मुंबई से पुणे को जोड़ते हैं। ठीक है। उसके बाद जो ये थाल घाट है ये नासिक को जोड़ता है मुंबई से। ठीक है। इसके बाद जो ये पाल घाट है ये तमिलनाडु से केरल को जोड़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न आया था कि राज हड़प नीति को किसने समझाया था? कौन चलाया था? लॉर्ड डलहौजी। सबसे पहले सतारा, नागपुर, झांसी को मिलाया था ब्रिटिश राज्य में, है ना। एक प्रश्न आया था कि 1869 में कौन सी नहर जो है का निर्माण किया गया था? तो स्वेज नहर का निर्माण किया गया था। टोटल लंबाई की बात करें तो 164, एनसीईआरटी में जो है 168 भी लिखते हैं, 164 भी लिखते हैं, तो दोनों में से कोई भी होगा। 165 भी हो सकता है, यानी 164 से 168 के बीच में। ठीक है। स्वेज नहर जो है लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करता है और इसका राष्ट्रीयकरण की बात करेंगे तो 1956 में हुआ था। ये बनना कब स्टार्ट हुआ था? तो 1859 में हुआ था। ठीक है। तो आपको ये बात सब ध्यान रखनी है ना। कर्नल नासिर ने इसका राष्ट्रीयकरण करवाया था, ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि इनमें से कौन सा तत्व वर्ग 11 में स्थित नहीं है? तो जो वर्ग 11 में स्थित तत्व है ये आपका CU, AG, एर्जेंटम है, ऑरम है, ये सब जो है आपका सोना चांदी जो है वर्ग नहीं होगा जी, ये हाँ वर्ग 11 में ही है। ठीक, आवर्त नहीं है, वर्ग ही है, वर्ग सही है। 11 को तो आवर्त है ही नहीं भाई। एक प्रश्न आया था कि अवतल लेंस में वस्तु की दूरी d तथा प्रतिबिंब की दूरी जो है d/3 है, तो फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो d का मान। अब मैंने पिछले में यहाँ पे जो है उत्तल लेंस समझ के इसको बना दिया था, मैं यहाँ पे करेक्शन करूँगा। अवतल लेंस में अब यहाँ पे लेंस की बात कर लेते हैं, खाली लेंस की बात करूँगा नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएगा। अवतल लेंस में आपको फोकस दूरी निगेटिव लेना है, उत्तल लेंस में आपको फोकस दूरी पॉजिटिव लेना है। यहाँ मैं उत्तल लिख देता हूँ तो समझ में आएगा। ये उत्तल है, ये अवतल है। ठीक है, ये उत्तल है, ये अवतल है। उत्तल लेंस में आपको फोकस दूरी कैसा लेना है? पॉजिटिव। अवतल लेंस में कैसा लेना है? निगेटिव। अब अवतल जो लेंस है इसमें आपको वस्तु की दूरी निगेटिव लेना है, उत्तल लेंस में भी वस्तु की दूरी निगेटिव लेना है। अब आता है मेन आपका प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी भी है तो भी आपको पॉजिटिव लेना है अवतल लेंस में, और उत्तल लेंस में भी जो है पॉजिटिव लेना है कब? जब काल्पनिक बनेगा तब, और जब निगेटिव लेना है कब? जब वास्तविक बनेगा तब। इससे आप बना लीजिएगा। ठीक है, ये सूत्र जरूर लिख लें आप किसी डायरी में, किसी पन्ने पे, जो मैं साइन चेंज करने की बात कहता हूँ। ठीक है, ये बात जरूर लिखिएगा। ये प्लस में जब बताया जब काल्पनिक बनेंगे, ठीक है, और जब वास्तविक बनेंगे तब निगेटिव। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है किसको टूटने से ग्लूकोज का निर्माण होता है? तो जो माल्टोज को जब तोड़ते हैं ना तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन जाता है, मालकोज। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है और किसी खिलाड़ी को इंस्टेंट ऊर्जा देने के लिए ग्लूकोज का ही प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6 है। तो बेंजीन की संरचना कुछ इस प्रकार का होता है ना। यहाँ पे एक एक छोड़ के डबल बॉन्ड होती है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है ना।
एक प्रश्न आया था कि खेलो इंडिया गेम से क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्लियर नहीं है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो पीसी महान लोविस मॉडल पर आधारित है, सब दिन बताते हैं। इस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को बढ़ावा दिया गया था, जैसे कि दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई 3 इस्पात संयंत्र लगाए गए थे। दुर्गापुर जो है ब्रिटेन के सहयोग से, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से और भिलाई जो है आपका रूस के सहयोग से लगाया गया था। ठीक है, भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में है। प्रथम पंचवर्षीय योजना हैराल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 56 से 61 था। प्रथम का जो है 1951 से आपका 1956 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो है गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था। ठीक है, वर्ष 2022 तक संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 हैं। पहले जो 10 को मौलिक कर्तव्य अटैच किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। बाद में जो है 11वां जो है मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्षों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा माता पिता का कर्तव्य होगा, तो ये संविधान संशोधन के द्वारा अटैच किया गया। उसके बाद कहाँ रखा गया है? 11 को मौलिक कर्तव्य है, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका रूस के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 51A में रखा गया है और भाग 4 में रखा गया। भाग 4 को नीति निषेध सिद्धांत कहते हैं, जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर आधारित था, जो मौलिक कर्तव्य लगा। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है कि गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर से होता है। इसे दक्षिणी गंगा कहा जाता है। ठीक है, जायकेबाड़ी परियोजना इसी नदी पर स्थित है। इसके बाद प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण की गंगा अगर कहा जाएगा ना दोस्तों, तो आपको कावेरी मारना है। देखिए 3 बार में लिखा है दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा। 3 बार में तो कावेरी, 2 बार में खाली दक्षिण गंगा लिखा जाएगा तो गोदावरी। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। कृष्णा और कोयना नदी का उद्गम कहाँ होता है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होती है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न पूछा गया था कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस पर आधारित है? तो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। सब दिन डिफरेंस बताता हूँ प्राचीन और आधुनिक वाले में। तो मौखिक रूप से भी जो मैं बोलता हूँ उससे भी आपको बहुत सारे फायदा होने वाले हैं। जैसे आपके जो है खुद ही आप सोच, आपका जो है अंतर ध्यान कह रहा होगा कि भाई सही बात बोल रहा है ये, क्योंकि अगर आप एनालिसिस रोज फॉलो करते हैं तो आप जानते होंगे ये बात बखूबी। साथ ही साथ ये पीडीएफ नहीं लिए तो आपका अधूरा है पढ़ाई। पीडीएफ जरूर ले लीजिए टेलीग्राम से। आप वीडियो लाइक नहीं भी कीजिएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपके भले के लिए है, मैं कोई यूट्यूबर नहीं बनने हैं। आपके दया से मैं एक वेल सेटल हूँ। आप जैसा कि जानते हैं मैं रेलवे कर्मचारी हूँ। मुझे आपके दया से कोई मतलब इतने भी नहीं है कि मुझे जो है कुछ बनना है, नहीं। मैं जो बन गया हूँ इतना मैं संतुष्ट हूँ अपने जगह पे। मैं आपकी भलाई चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरी तरह जो है आप भी आओ यहाँ, आप भी जो है अपनी योगदान दो भारतीय रेलवे में, है ना। और भारतीय रेलवे ही क्यों, अच्छे अच्छे संस्थान में जाओ, अच्छे से पढ़ाई करो। खोजकर्ता कौन है? ये मोस्ले हैं आधुनिक आवर्त सारणी के। इसके अलावा इसमें ज्ञात तत्व कितने हैं? 118 हैं। 91 वो धातु है, 20 वो धातु है, 7 गो धातु है और 24 गो जो है होम मेड मतलब मानव मेड है। होम मेड ही बोला जाता है। मानव मेड मतलब कृत्रिम रूप से बनाया गया, सिंथेटिक है। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 गो आवर्त है, 18 गो वर्ग है। प्राचीन वाले में 7 गो आवर्त था, 9 गो वर्ग था। ठीक है, प्राचीन आवर्त सारणी के खोजकर्ता कौन है? मेंडलीफ है। 7 गो आवर्त, 9 गो वर्ग था। प्राचीन आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित था। आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु क्रमांक पर आधारित है। एक प्रश्न पूछा गया था कि विश्व के सबसे पुराने पर्वत शिखर जो है ये गुरु शिखर है, जो अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी है। वहाँ पे जो अगर सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछा जाएगा तो माउंट एवरेस्ट होगा, जो नेपाल में है। इसे नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। ये 8850 मीटर ऊंची है। इसके बाद आपको अगर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला बोली जाएगी तो दोनों में बहुत फर्क है दोस्तों। लंबी एगो अलग है, पर्वत श्रृंखला ये चोटी है। ये चोटी मतलब एगो ऐसा पर्वत होगा तो इसका एगो चोटी है। ठीक है, और पर्वत श्रृंखला का मतलब ऐसा फैलाव। तो ये जो है एंडीज है, ये दक्षिण अमेरिका में है। और सबसे ऊंची चोटी जो है एवरेस्ट है, ये नेपाल में है। और इसके बाद इसका नाम जो है भारत के महान सर्वेक्षक जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे पड़ा है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है केटू है और भारत के लिए फर्स्ट है ना। इसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। कंचनजंगा जो विश्व की 3rd सबसे ऊंची चोटी है, तीसरी सबसे ऊंची चोटी है सिक्किम में है, भारतीय राज्य सिक्किम में। तो जो 1 2 3 है ना, एक तो नेपाल में है और 2 भारत में है, दूसरा और तीसरा ऊंचाई वाला। किस कुल के पौधे को कीट पतंग खाते हैं? तो ये पीचर प्लांट के पौधे कीट पतंग खाते हैं। इट्रोकिलरिया इसी कुल के एक पौधे हैं। ठीक है। एक प्रश्न आया था ग्रेगरी मेंडल ने अपने मतलब प्रयोग के लिए किस पौधे का सिलेक्शन किया था? मटर के पौधे का सिलेक्शन किया था। उसके बाद आनुवांशिकता का पिता ग्रेगरी मेंडल को ही कहा जाता है। दलहनी पौधे के जड़ में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजनी स्थिरीकरण में भाग लेता है। ध्यान रहे नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में 78% है। तो इसका जो साइकिल होता है, जो चक्र चलता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, इसमें कौन भाग लेता है? तो जो दलहनी पौधे के जड़ में जो जीवाणु होते हैं ना, राइजोबियम नाम है इसका। मोनास एक एजोटोबैक्टर भी है, लेकिन ये राइजोबियम काफी प्रचलित है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, पंचायती भाग किस भाग में है? तो ये भाग 9 में है, पंचायती व्यवस्था। अनुसूची 11 में है पंचायती व्यवस्था। इसमें जो है 29 विषय हैं और 16 नियम बनाए गए। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना। अनुच्छेद 40 और अनुच्छेद 243 के जो भी ब्रांचेस हैं वो तक सभी पंचायती व्यवस्था से संबंधित है। इसके बाद हेड क्वार्टर कहाँ है? तो आपका हैदराबाद में है। अशोक मेहता समिति, बलवंत मेहता समिति, सादिक अली समिति, सिंघवी समिति, जीबी राव समिति, ये सभी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसके अलावा पंचायती राज व्यवस्था में जो आपके सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष चाहिए न्यूनतम उम्र, कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का। इसके बाद आपका आ गया है मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। जो कॉमन जोड़ा
होता है 22x प्लस एक्स होता है। अगर मेल से वाई डोनेट होता है तो बच्चा जो पैदा होगा वो मेल होगा, अगर एक्स ही डोनेट होता है तो बच्चा जो पैदा होगा वो फीमेल होगा। तो ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न आया था कि कोविड-19 पे जो टीका बना है सबसे पहले किस जानवर पर अप्लाई किया गया था, तो इसका मैं आंसर इससे पहले वाले वीडियो में भी नहीं बताया हूँ, अभी तक मुझे पता नहीं है किस में अप्लाई किया गया था। आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर आपने क्या मारा था। वैसे सुगर, बंदर और चूहा ऑप्शन में दिया गया था। एक प्रश्न पूछा गया था कि CaSO4 हाफ H2O जो जिप्सम, माफ कीजिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, इसमें जल का कितना भाग है, इसलिए मैंने सूत्र लिख लिया। तो आप देख रहे हैं कि जल का जो है हाफ भाग है। जब जिप्सम का डिहाइड्रेशन होता है, जिप्सम का निर्जलीकरण करते हैं तो 3/4 जल भाग जाता है और ये जमने के बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है, जिसका उपयोग डॉक्टरों के द्वारा गृह उद्योग में मूर्ति का साँचा इत्यादि बनाने में किया जाता है। एक प्रश्न आया था, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम, थोड़ा पानी, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में सजाइए। तो परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में सजाने के लिए लिथियम है, पोटेशियम है, सोडियम है। दोस्तों लिथियम का कितना होता है, लिथियम का होता है 4, ठीक है। उसके बाद पोटेशियम का कितना होता है 11, सोडियम का होता है 19। तो ये तो पहले से पहले सजी है, एक और कुछ और रहा होगा तो उस हिसाब से सजाना था। दोस्तों ये आपने देखा 100 से अधिक क्वेश्चन विथ एक्स्ट्रा फैक्ट, हमारे ख्याल से कम 500 क्वेश्चन आपका जो है 20 से 25 मिनट हुआ होगा। कितने मिनट हुआ भैया, 25 मिनट हुआ एग्जैक्ट, है ना। तो 25 मिनट में आपने इतने किए। ये PDF आप ज़रूर ले लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है ना। और पढ़िए मन लगा के, और अपने परिवार, अपने लिए, अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए खुशी का कारण बनिए। मैं चाहता हूं कि आप भी इस खुशी के, जो ये परिवार है हमारा, जो एक खुश, मतलब कुछ मैं दे सकता हूं तो एक यही है एक स्टूडेंट के लिए, कि हमारे भारत देश में खास करके, क्योंकि विदेश में ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब हुआ तभी ये जो है लोग अच्छा मानते हैं, लेकिन भारत में एक ऐसा है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आपको जो भी आपसे बात नहीं कर रहे होते हैं कभी, वो भी बात करने लगेंगे, बहुत सारे दोस्त बन जाएंगे, काफ़ी चाहने वाले हो जाएंगे। और जो बार बार आपसे ये कहता होगा कि तुमसे ना हो पाएगा, उनके मुंह पे एक धब्बा होगी। तो मैं चाहता हूं कि आप सफल होइए, एक अच्छा रिजल्ट लाइए। मेरी शुभकामना आपके साथ है। जय हिंद दोस्तों। अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा।